ठीक है। सो प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन, इसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर इसी को कहते हैं। तो अलग अलग मार्केट फॉर्म में हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये हमारा इस चैप्टर में डिस्कशन है। सबसे पहले तो आप डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स को समझोगे कि डिफरेंट मार्केट फॉर्म मार्केट कितने तरह का है। उसमें परफेक्ट कंपटीशन किसे कहेंगे, मोनोपोली क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक किसे कहेंगे, ओलिगोपोली क्या होगा, इनके बीच डिफरेंसेस भी जानेंगे हम लोग। फिर उसके अलावा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कैसे डिसाइड होगा शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, ये भी पता चलेगा हमें अलग अलग मार्केट फॉर्म में। इसके अलावा लॉन्ग रन में क्या होता है इन सारे मार्केट में, क्या लॉसेस होते हैं या फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, क्या सिचुएशन होता है इन दी लॉन्ग रन। एंड लास्ट, वेलफेयर इम्प्लीकेशन हम समझ पाएंगे, यानी मार्केट फॉर्म अगर अलग अलग है तो उसका वेलफेयर के ऊपर क्या असर पड़ता है, सोशल वेलफेयर के ऊपर क्या असर पड़ता है। देखो, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी एक्सचेंज पर टाइम पीरियड डिपेंड ऑन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन। आपको पता होगा कि एंड द मार्केट स्ट्रक्चर, तीन फैक्टर्स ऐसा है जिसपे गुड्स का प्राइस भी डिपेंड करता है और गुड्स की क्वांटिटी भी डिपेंड करती है। और वो कौन सा है? पहला तो है मार्केट फॉर्म, कौन सा मार्केट फॉर्म, और दूसरा है उसमें डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है। ये तीन फैक्टर्स मिल करके प्राइस, इन तीनों फैक्टर्स जब मिलते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो हमें प्राइस का डिटर्मिनेशन पता चलता है। मार्केट स्ट्रक्चर को अगर हम कैरेक्टराइज करेंगे, यानी मार्केट स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन होता है, तो वो है सेलर्स और बायर्स की संख्या पे। सेलर्स और बायर्स जब इंटरैक्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होता है। एक फोर्स है डिमांड का और एक फोर्स है सप्लाई का। ये दोनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करता है वही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। वही पॉइंट क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। So the existence of different form of market structure leads to differences in demand and revenue function of the firm. अब चूंकि मार्केट फॉर्म अलग अलग हैं, मार्केट स्ट्रक्चर अलग अलग है, जिसकी वजह से आपको डिमांड और रेवेन्यू फंक्शन हर फर्म का डिफरेंट देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो फर्म किस तरह के स्ट्रक्चर में ऑपरेट हो रहा है। क्या वो परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट हो रहा है, या मोनोपोली फर्म है, या मोनोपोलिस्टिक फर्म है, इट डिपेंड्स। मार्केट स्ट्रक्चर मोस्टली डिटरमाइंस अ फर्म्स पावर टू फिक्स द प्राइस ऑफ द आउटपुट। आपने पढ़ा होगा, मोनोपोली में सिंगल सेलर है, सारा प्राइस का सेट करने का पावर किसके पास है? सेलर के पास। मोनोपोलिस्टिक में कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है? प्राइस पे कंट्रोल है लेकिन फुल्ली कंट्रोल नहीं है, पार्शियल कंट्रोल है। तो मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस डिटर्मिनेशन को पावर दे रहा ना। परफेक्ट कंपटीशन है, जीरो पावर है आपके पास। अगर आपका फर्म परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके जैसे बहुत सारे सेलर होंगे। मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा ना, उसी प्राइस पे आपको अपना प्रोडक्ट बेचना होगा। The level of profit maximizing price is generally different in different kind of market due to differences in the nature of competition. What is profit maximizing price? इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जिस प्राइस पॉइंट पे, जिस आउटपुट पॉइंट पे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट हाईएस्ट होगा, उसे ही हम कहते हैं ना प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो अलग अलग मार्केट फॉर्म का कंपटीशन के हिसाब से जो है ना, ये प्रॉफिट का हाईएस्ट वाला पॉइंट जो है ना वो डिफर करेगा। जैसे कि अगर हम बात कर ले यहाँ पे, फर्म हैज टू क्लोजली वॉच द नेचर ऑफ द मार्केट बिफोर डिटरमाइनिंग इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट। अगर आप एक फर्म है तो इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा? क्या देखना होगा? क्या देखना होगा? नेचर ऑफ द मार्केट। इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे 4 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर। कौन कौन? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। क्लियर है? और फिर हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि इन मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड किया जाता है। क्लियर है? तो वी विल स्टार्ट विथ कौन सा कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन का फीचर देखिए। अभी परफेक्ट कंपटीशन को डिस्क्राइब करने से पहले एक डिस्कशन ऊपर में देखने को मिल रहा है आपको। मान लो कि तुम एक वेजिटेबल मार्केट गए हो और तुम पोटैटो का दाम पता कर रहे हो शॉपकीपर से। उसने कहा कि 20 रुपए पर केजी। इसी तरीके से यू इंक्वायर फ्रॉम मेनी शॉपकीपर्स एंड यू गेट द सेम आंसर।
आलू कैसे केजी है, आलू कैसे केजी है, घूमते रहो, सब क्या बोल रहा है, 20 रुपये 20 रुपये 20। क्या नोटिस किया आपने? बायर बहुत सारे हैं, सेलर बहुत सारे हैं पोटैटो मार्केट में। सारे के सारे शॉपकीपर जो है वो पोटैटोज कितने में बेच रहा है? 20 रुपये में बेच रहा है। प्रोडक्ट कैसा है? एक जैसा है। बोल सकते हो इसमें क्या कि ये पोटैटो डिफरेंट है, वो पोटैटो डिफरेंट है, बस साइज डिफरेंट हो सकता है, बट है तो वो पोटैटो ही। देयर इज नो डिफरेंस एज सच। तो सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी ऑफ पोटैटोज ही बेच रहे होंगे, इन द सेंस दैट यू कैन नॉट जज बाय सीइंग द पोटैटोज फ्रॉम व्हिच फार्मर्स फील्ड दे डू कम फ्रॉम। पोटैटोज को डिफरेंशिएट थोड़े कर सकते कौन किस फार्मर्स के फील्ड से आया है। ऐसा मार्केट फॉर्म है, एग्जैक्ट एक्चुअली में है कैसा, किस तरह का मार्केट फॉर्म कहलाएगा ये? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। इन जनरल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट किसको कहेंगे? जिसके अंदर ये सारी खासियत देखने को मिले। पहला खासियत क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर कंपीटिंग विद ईच अदर। क्लियर है? ना तो एक सिंगल सेलर प्राइस को इफेक्ट कर सकता है, ना तो एक सिंगल बायर प्राइस के ऊपर असर डाल सकता है। बायर और सेलर दोनों की तादाद बहुत ज्यादा है, दे टू कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस इंडिविजुअली। क्लियर है? तो एक्चुअली में सिंगल बायर और सिंगल सेलर जो है ना वो इस पोजीशन में नहीं है कि प्राइस और डिमांड के ऊपर असर डाल सके। दूसरा फीचर, प्रोडक्ट सप्लाइड कैसा होगा? आइडेंटिकल, जिसको हम कहते हैं होमोजीनस, और कह सकते हैं दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, एक की जगह पे दूसरा इस्तेमाल कर लो। शॉपकीपर ए के यहाँ से आलू लाए, अब इस बार शॉपकीपर बी के यहाँ से आलू लाए, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, आलू ही है वो। दस ऑल गुड्स मस्ट सेल एट अ सिंगल मार्केट प्राइस। कोई भी फर्म अपना प्राइस बढ़ा नहीं सकता है अबव द प्राइस चार्ज बाय द अदर फर्म। क्लियर है? कोई भी फर्म अपना प्राइस बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा करेगा तो कस्टमर आपके पास नहीं टिकेंगे। आप बोलिएगा 20-22 रुपया केजी आलू, तो सब जगह 20 बेच रहा है और आप 22 दे रहे हैं, लेना है लो, नहीं तो जाओ, तो चला ही जाएगा, रुकेगा नहीं। सो बायर्स हैव नो प्रेफरेंस। बायर किसी को प्रेफर यहाँ पे नहीं करता। बनाना खरीद रहे हो, एक दे रहा 40, एक दे रहा 50, और सेम है सब चीज, साइज वाइज भी वो सही है। अगर प्राइस लोअर करेगा तो बताएगा ना। बनाना में भी एक ये देखो, छोटे वाला बनाना छोटे साइज का 40 रुपीज है, बड़े साइज वाला 50 रुपीज है ना। और तुम दूसरी दुकान में गए, वो बड़े साइज वाला 60 रुपया, छोटे साइज वाला 40 रुपीज 50 रुपीज बता रहा है, क्या बोलोगे उसको? कि दे दो, पैक कर दो। बोले वो दुकानदार तो 40 और 50 में दे रहा, बढ़ा करके रखे हुए हैं, तो वो भी कम करेगा, कम करना पड़ता है उसको। तो बायर किसी को प्रेफर नहीं करता है, बिकॉज द प्रोडक्ट इज व्हाट? होमोजीनस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्लियर है? और इसके अलावा सारे कंज्यूमर को प्राइस का पता होगा। सारे कंज्यूमर्स को इस मार्केट में प्राइस का क्या होगा? पता होगा। एवरी फर्म इज फ्री टू इंटर इन द मार्केट एंड गो आउट, यानी एंट्री एंड एग्जिट क्या है? फ्री है। कोई भी इंटर कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। आलू बेचने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। कोई भी ठेला पे आलू लेके निकल जाता है बेचने के लिए, कोई भी दुकानदार अपना शॉप पे आलू लगा लेता है ना, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। So if the above three condition alone are fulfilled, such market को हम क्या बोलेंगे? सिर्फ 3 कंडीशन फुलफिल हुआ तो क्या कहलाएगा ये? प्योर कंपटीशन। कौन कौन पॉइंट है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, जहां पे ना तो सिंगल बायर ना तो सिंगल सेलर, कोई भी मार्केट को अफेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा क्या है? होमोजीनस प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, है ना। तीसरा क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अगर सिर्फ यही 3 फीचर है किसी मार्केट में तो उसको हम बोलेंगे प्योर कंपटीशन। क्या बोलेंगे? प्योर कंपटीशन। देखो, प्योर कंपटीशन का सबसे एसेंशियल फीचर ये है कि वहां पे मोनोपोली नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मोनोपोली नहीं होगा। Consequently, business combination of monopolistic nature are not possible. In addition to the above stated 3 features of pure competition, अगर प्योर कंपटीशन का ये 3 फीचर के अलावा कुछ और फीचर्स उसमें जोड़ दिया जाए तो वो परफेक्ट कंपटीशन बनता है। कौन कौन सा फीचर और ऐड अप करेंगे? चौथा, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन ऑन पार्ट ऑफ द बायर एंड सेलर, यानी बायर को भी और सेलर को भी मार्केट कंडीशन का पूरा पूरा नॉलेज हो। बायर को पता हो कि प्राइस क्या चल रहा हो, सेलर को पता हो कि बायर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चाहिए उसको, कितना क्वांटिटीज में बेच सकता है। सो परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए बायर और सेलर को। फर्दर इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी कम होना चाहिए।
यानी बायर्स और सेलर्स डू नॉट हैव टाइम टू स्पेंड मच टाइम और मनी फाइंडिंग ईच अदर एंड एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन। ढूंढना ना पड़े। अब आलू ढूंढने के लिए तुमको ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो वहां पे तो फिर दिक्कत, प्राइस महंगा मिलेगा। अब यही आलू है, नॉर्मल सा सामान है, अब आप चले गए हिल स्टेशन पे, इजिली अवेलेबल नहीं है, ट्रैवल करके जाना पड़ा तो महंगा देगा। अब वहां जाके ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे वाले सिटी में तो इतना में मिल रहा है, आप इतना में काहे दे रहे हैं, तो जाके सिटी में खरीद लीजिए। ठीक है, सो वेरी लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म्स इंडिविजुअली आर प्राइस टेकर, सारे के सारे प्राइस टेकर होंगे, यानी मार्केट के द्वारा प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा। इट इज द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई थ्रू विच द प्राइस विल बी डिटरमाइंड। और जो प्राइस डिसाइड हो गया है उसी प्राइस पे सारे सेलर को अपने प्रोडक्ट को बेचना है, वो प्राइस बढ़ा नहीं सकता। अगर ऐसा करेगा तो कस्टमर भाग जाएंगे। क्लियर है? While there are few examples of perfect competition, which is regarded as a myth by many, the agriculture product, financial instrument, precious metals approach the condition of perfect competition. देखो बहुत सारे जो परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल है ना, वो एक्चुअली में परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल नहीं है, लेकिन कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उठा लो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उठा लो, और मेटल्स उठा लो, तो ये सब चीजें जो है क्या है, क्या है, किसके एग्जांपल है? परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा? आपको सबसे पहले क्या पता चला? सबसे पहले तो ये पता चला कि कॉम्पिटिटिव कंडीशन में इक्विलिब्रियम प्राइस हम निकालेंगे कैसे? डिमांड और सप्लाई से। कौन सा डिमांड? इंडिविजुअल की मार्केट, मार्केट डिमांड। और कौन सा सप्लाई? इंडिविजुअल सप्लाई की मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई। इज दैट क्लियर? अब देखो सबसे पहली बात ये है कि इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम, एक इंडस्ट्री का मतलब क्या है, यानी इकोनॉमी में अगर हम वर्ड इंडस्ट्री यूज करते हैं तो इसका क्या मीनिंग है? इंडस्ट्री का मीनिंग है लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म। क्या मतलब है? क्या नंबर है? लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म। ठीक है, each such unit in the industry produces a homogeneous product so that there is competition among goods produced by different units. When the total output of the industry is equal to the total demand, we say the industry is in equilibrium। क्या कह रहा है? बहुत सारा फर्म है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम लोगों ने देखा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, तो शेयर्स और बॉन्ड्स बेचने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ब्रोकर होंगे। अब कोई बोलेगा कि हम 5% लेंगे, कोई बोलेगा हम 10% लेंगे, ऐसे तो नहीं होता। आपको तो वही सामान मिलना है। या फिर अगर हम ये बात कर ले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अब सब कुछ तो सेम साइज क्वालिटी में सब कुछ सेम है, सही है ना? तो जितने भी प्रोड्यूसर है, जितने भी सेलर है, सबको मिलाकर के बनता है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में जितना भी, एक इंडस्ट्री का जो टोटल डिमांड होगा और एक इंडस्ट्रीज की जो टोटल सप्लाई होगी, इन दोनों को जब आप एक साथ मिलाइएगा तब आपको पता चलेगा मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या पता चलेगा? मार्केट इक्विलिब्रियम। जिस पॉइंट पे टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगा, उसे हम बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम, और उस प्राइस को बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, और उस क्वांटिटी को बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर है? देखो ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व एक दूसरे को ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम, ये जो है इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, और ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर है? अगर तो डिमांड ज्यादा है या तो सप्लाई ज्यादा है तो आप इक्विलिब्रियम डिटरमाइन नहीं होगा, वहां पे मार्केट चेंज चेंज कर रहे होंगे। डिमांड, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आलू का ही एग्जांपल दिया गया। अब आलू के मार्केट में क्या हो रहा है, नया आलू लॉन्च हुआ, 2 दिन, 2 दिन तक महंगा रहा, 3 दिन तक महंगा रहा, 4 दिन तक महंगा रहा, एक हफ्ते तक महंगा रहा। क्यों? क्वांटिटी कम, सप्लाई में। बट उस 4-5 दिन में भी प्राइस स्टेबल ही रहता। फिर क्या हुआ? और ज्यादा आलू फैक्ट्री से, मतलब फार्म से निकल करके मार्केट में आ गया, सप्लाई बढ़ गया ना। प्राइस सेम रहेगा कि चेंज करेगा? चेंज करेगा। लेकिन ये प्राइस डिटरमाइन कैसे होगा? सिंगल सेलर से कि मार्केट से? मार्केट से, मार्केट सप्लाई से डिटरमाइन है।
इज दैट क्लियर? तो अगर दोनों में से कोई एक्सेस हो जाए तो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, मार्केट डिमांड या मार्केट सप्लाई कोई हायर हो गया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। अब देखो फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होगा, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म? क्या है कंडीशन? फर्म का इक्विलिब्रियम कहां पर डिटरमाइन होगा? यही हो कि चले गए हो, घर पे हो ना? अच्छा निकाल दिए हो। हम्म, ठीक है हम भेज रहे हैं। भेज दो। हम्म, हाँ हाँ। तो आपको पता होना चाहिए कि द फर्म इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट। फर्म का इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट का पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मार्केट का इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? डिमांड और सप्लाई जिस पॉइंट पे बराबर हो। दोनों में फर्क है ना। मार्केट इक्विलिब्रियम, फर्म प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर का भी इक्विलिब्रियम में है जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है, मार्केट का भी इक्विलिब्रियम में है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल है। अब देखो यहाँ पे एक फर्म के लिए जिस आउटपुट लेवल पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसका नाम क्या है? इक्विलिब्रियम आउटपुट। क्या नाम है? इक्विलिब्रियम आउटपुट। The output which gives maximum profit to the firm is called equilibrium output. Equilibrium output क्या है पता चला? जिस प्रोडक्शन लेवल पे, जिस आउटपुट लेवल पे फर्म का प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम हो, उसको हम कौन सा आउटपुट बोलेंगे? इक्विलिब्रियम आउटपुट। In the equilibrium state, the firm has no incentive either to increase or decrease its output. अगर एक फर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया है तो वो उस सिचुएशन पे आ गया है कि अब ना तो उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाना फायदेमंद है ना तो प्रोडक्शन घटाना फायदेमंद। दिस इज द बेस्ट सिचुएशन दैट अ फर्म डज नॉट वांट टू चेंज। अब आपको एक चीज तो पता है कि फर्म जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या है? प्राइस टेकर या प्राइस मेकर? प्राइस टेकर। इंडस्ट्री ने जो प्राइस तय कर दिया आपको उसी प्राइस पे बेचना है, तुम प्राइस नहीं डिसाइड कर सकते। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फर्म है मार्केट में और प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तो जिस वजह से फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। इंडिविजुअली कोई भी फर्म प्राइस के ऊपर कोई असर नहीं डाल सकता। तो अल्टीमेटली जब आप प्राइस पे असर नहीं डाल सकते हो तो जो चल रहा है उस प्राइस पे बेचो, एक्सेप्ट द प्राइस। और ये प्राइस मार्केट ने डिटरमाइन किया होगा। कैसे डिटरमाइन किया होगा? टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई के आधार पे। क्लियर है? अब देखिए ग्राफ, फिगर ए क्या है? क्या है फिगर ए? मार्केट। ये देखिए डिमांड, मार्केट डिमांड, और ये देखिए मार्केट सप्लाई। इन दोनों ने दोस्तों एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट करा? ई पॉइंट पे कट करा। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यही वो प्राइस है जो मार्केट में प्रिवेल करेगा, यानी अब जो फर्म है उसको इसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा। अब आइए किसका? इंडिविजुअल सेलर। प्राइस डिटरमाइन हो गया ना।
प्राइस तो यही है। इसने तय किया कि इसको तय होके मिला है? इसने तो तय नहीं किया फर्म ने, ये फर्म की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सेलर। प्राइस तो इसने डिटरमाइन नहीं किया, प्राइस तो मार्केट से तय हो गया। अब इनको क्या करना है, प्राइस वही रख रहा है, क्वांटिटीज इसका कुछ भी बिक सकता है। इसका क्वांटिटी ओएन भी बिक सकता है, ओएम भी बिक सकता है। सो द मार्केट प्राइस ओपी फिक्स हो गया है थ्रू इंटरेक्शन ऑफ टोटल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इंडस्ट्री। अब फर्म को इस प्राइस को एक्सेप्ट करना है, और चूंकि फर्म प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है, इसलिए तो प्राइस तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दे कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस, अब वो प्राइस इससे ज्यादा नहीं रख सकता है, क्योंकि बायर को पूरा जानकारी है प्राइस का। अगर वो ऐसा करेगा तो कस्टमर छोड़ के चला जाएगा उसके फर्म को, दूसरे फर्म से खरीद लेगा। अब कहोगे कि प्राइस बढ़ा नहीं सकते, कम कर लेंगे। कम कर लेंगे, कम करने का फायदा क्या है? तुम उतने ही दाम पे, अगर तुमको क्या है कि 10 रुपए के प्राइस पे भी 100 यूनिट तक तुम्हारा बिक सकता है, 9 रुपए के प्राइस तक भी तुम्हारा 100 यूनिट ही बिक सकता है। वाई विल यू लोअर द प्राइस? नुकसान झेलेगा कोई? तो लोअर प्राइस को लोअर करके तुम मार्केट तो कैप्चर कर नहीं सकते कि पूरा मार्केट तुम ही कैप्चर कर लो, तुम इतनी बड़ी सेलर हो। ऐसे तुम्हारे जैसे कई सारे सेलर हो, एक सिंगल सेलर जो है मार्केट को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। बात समझ आ रहा है? So they do not try to sell the product below OP because they do not have any influence for lowering it. They would try to sell as much as they can. तो करेंगे क्या, जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे जितना ज्यादा से ज्यादा आप बेच लें, यही कोशिश करेंगे। तो पता क्या चल रहा है, प्राइस लाइन एक्ट एज ए डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व क्या हो गया, फर्म का डिमांड कर्व क्या हो गया, इट इज द प्राइस लाइन। और प्राइस लाइन किसने डिटरमाइन किया था, फर्म ने कि मार्केट ने? मार्केट ने। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, द डिमांड ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक। कुछ भी यूनिट वो बेच सकता है, कितना भी यूनिट वो बेच सकता है एक फर्म, मतलब जितना उसके पास अवेलेबल है। अगर 100 यूनिट है तो 20 भी बिकेगा, 30 भी बिकेगा, 40 भी बिकेगा, 50 भी बिकेगा, 100 भी बिकेगा। ठीक है ना? तो एज मच एज द फर्म कैश, तो एज सच पी लाइन यानी प्राइस लाइन एक्ट एज ए डिमांड कर्व, यानी इंडस्ट्री का जो प्राइस लाइन है ना, वही फर्म का डिमांड कर्व है। क्योंकि फर्म तो प्राइस टेकर है, वो तो प्राइस डिटरमाइन नहीं कर रहा है। डिमांड कर्व डी फेसिंग एन इंडिविजुअल कॉम्पिटिटिव फर्म इज गिवन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन एट द लेवल ऑफ मार्केट प्राइस सेट बाय द इंडस्ट्री, और यही लाइन डिमांड कर्व होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो डिमांड कर्व हर फर्म का कैसा होगा, कैसा होगा, perfectly elastic. The firm can sell as much or as little output as it likes along the horizontal price line. तो जितना चाहता है फर्म बेचना उतना बेच लेगा। तो हो क्या रहा है, प्राइस तो पहले से पता है ना, चेंज क्या हो रहा है, क्वांटिटी। क्या चेंज हो रहा है, क्वांटिटी। लेट्स सी दिस टेबल, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ इंडस्ट्री के लिए एक टेबल देखते हैं। डिमांड कर्व दिया हुआ है यहाँ पे, और ये क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सप्लाई। सप्लाई दिया है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट नजर आया आपको, कितने प्राइस में इस टेबल में? यानी डिमांड सप्लाई कहां पे बराबर है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर है? आगे चलते हैं। ट्रेंड्स इन रेवेन्यू ऑफ ए कॉम्पिटिटिव फर्म, 2 रुपए का प्राइस है। एक फर्म है जो कॉम्पिटिटिव फर्म है, कभी उसका 8 यूनिट बिक रहा है, कभी 9 बिक रहा है, कभी 10 बिक रहा है, कभी 11 बिक रहा है, कभी 12 बिक रहा है। इसके हिसाब से उसका रेवेन्यू क्या रहा है, 16, 18, 20, 22, 24। एवरेज रेवेन्यू क्या आ रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ रहा है? तो प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू सब क्या होगा किस मार्केट फॉर्म में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इज दैट क्लियर? सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। कोई दिक्कत नहीं? अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि हम दोनों चीज एक साथ पढ़ रहे हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम भी
एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी। और ये दोनों ही चैप्टर आपने सेपरेटली पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। मार्केट इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, दोनों ही सेपरेटली पढ़ाया गया। यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके चल रहे हैं। एक फर्म का कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? लास्ट फ्यू पॉइंट्स है, ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग डिस्कस करके छोड़ देंगे। याद रखिएगा कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कंडीशन सेम होता है, चेंज नहीं करता। तो जो कंडीशन हम लोग इक्विलिब्रियम का फर्म के लिए पढ़ रहे हैं ना, वो सारे मार्केट में यही होगा। क्या है, लेट्स सी। दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहला था मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो फायदा होगा ना। एमआर ज्यादा है, 5 रुपए में बनाए 6 रुपए में बेच रहे हो, तो 1 रुपए का प्रॉफिट बढ़ रहा ना। समझ में आ रहा है? जब तक एमआर ज्यादा होगा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ही घटेगा? बढ़ेगा ना। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कौन सा कंडीशन है? प्रॉफिट का मैक्सिमम हो जाना, या तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। अच्छा, एमआर लोअर है किससे? मार्जिनल कॉस्ट से, तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगा ही घटेगा? प्रॉफिट घटेगा। तो ना तो ये सिचुएशन ना ही ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं है। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या है? फर्म का इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होना? एग्जैक्टली, आगे चलिए। Profit are maximum only at point where marginal revenue is equal to marginal cost because the demand curve facing a competitive firm is horizontal. ये बात हमें पता है कि डिमांड कर्व कैसा है? प्राइस लाइन के बराबर है ना। प्राइस लाइन इज द डिमांड कर्व फॉर ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। तो एमआर और प्राइस दोनों बराबर होगा। जनरल रूल फॉर प्रॉफिट क्या होगा? A perfectly competitive firm should choose its output so that marginal cost equal to the price. और दूसरा कंडीशन क्या होगा? मार्जिनल कर्व शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। अगर हम इसको, ये वाला फिगर देखो, ये वाला अभी शॉर्ट रन की बात हो रही है, यानी इसी पॉइंट को डिस्क्राइब करा गया। दिस इज मार्केट इक्विलिब्रियम, टी पॉइंट, ओपी प्राइस, ये प्राइस सेट हो गया मार्केट से। अब प्रोड्यूसर को इसी प्राइस पे बेचना है, ये आ जाइए फर्म, ये प्राइस डिसाइड हो गया। अब प्रोड्यूसर को इसी प्राइस पे बेचना है। आपने पढ़ा होगा, अभी जस्ट पढ़ा कि डिमांड कर्व, प्राइस कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू सबसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके केस में? परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और आपने ये भी पढ़ा है कि मार्जिनल कॉस्ट यू शेप का होता है। मार्जिनल कॉस्ट यू शेप का होता है, क्यों? क्यों? व्हाट इज द रीजन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसी की वजह से ना, कॉस्ट शुरू में रिटर्न बढ़ता है, ज्यादा तुम प्रोड्यूस करते हो तो कॉस्ट घटता जाता है, फिर मिनिमम पॉइंट पे आता है, फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। शॉर्ट रन में ऐसे ही होता है ना। तो यू शेप। वी आर गिवन हियर 2 पॉइंट्स, हमारे सामने यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक है पॉइंट टी और एक है पॉइंट आर। इन दोनों ही पॉइंट पे एम आर और एम सी बराबर है या नहीं है? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पहला कंडीशन के हिसाब से टी भी होगा और आर भी होगा। लेकिन तब हमें दूसरा कंडीशन लगाना होगा, ये चेक करने के लिए कि मार्जिनल कॉस्ट कट करते हुए नीचे से गया हो, किसको? मार्जिनल रेवेन्यू को। और ऐसा टी पे हुआ है कि आर पे हुआ है? आर पे हुआ, क्योंकि टी पे तो ऊपर से कट करके जा रहा है। मार्जिनल कॉस्ट कर ऊपर से कट किया ना टी पॉइंट पे, लेकिन आर पॉइंट पे नीचे से कट करके जा रहा है। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम के जस्ट बाद मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए। इक्विलिब्रियम पॉइंट के जस्ट बाद कौन हाइयर होना चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट। और ऐसा टी पे नहीं है, ऐसा कहाँ पे है? आर पे। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अब बताइए कि फर्म का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगा? OQ1 होगा कि OQ2 होगा? OQ1 होगा या OQ2 होगा? OQ2 होगा। OQ1 नहीं होगा। OQ1 पे तो उसको तो प्रॉफिट अभी बढ़ेगा ना।
OQ1 पॉइंट पे वो ज्यादा बेचता चला जाएगा तो प्रॉफिट उसका बढ़ता चला जाएगा। तो OQ1 पे वो हाईएस्ट प्रॉफिट के पॉइंट पे नहीं है। जब वो OQ2 पॉइंट तक सेल करेगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम। तो फर्म का इक्विलिब्रियम कंडीशन डिटरमाइन हो गया। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो यहाँ पे हम लोगों ने दो अप्रोच पढ़ा था, लेकिन शायद इस बुक में एक ही अप्रोच फॉलो होगा, और मेनली यही अप्रोच फॉलो होगा कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करके जाएगा। जिस पॉइंट पे ऐसा होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इज दैट क्लियर? तो आर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करके जा रहा है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ2 है, और इक्विलिब्रियम प्राइस तो इसको निकालना ही नहीं है, प्राइस तो मार्केट ने सेट कर दिया, वही इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस है OP, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है OQ2। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला टॉपिक आपका होगा जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, वो है शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसके लिए इतना ही।